जैन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जामुन का पेड़ जो कृष्णचंद्र का जो है हास्य व्यंग परक कहानी आपके सिलेबस में लगा है। बहुत बड़ी कहानी नहीं है। जहाँ आप इसके तहत देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लगी हुई हैं, उसमें यदि देखें आप तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि हास्य परक व्यंग कहानी है, लेकिन अपने आप में तथ्यपूर्ण कहानी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके लिए संक्षेप में ये कहानी है, तो बहुत ज़्यादा और क्लासेस की तरह बहुत टफ नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने पिछली क्लास में ही इतने अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये कैसे जामुन का पेड़ में ही संग्रहित है। और फिर मैंने एकदम आपको बताया था कि इसको इमेजिन करके इस कहानी को ध्यान में रखना है कि कैसे माली चपरासी, चपरासी से कलर, कलर से सुप्रीडेंट, फिर किसने फलदार कहा था, किसने रसीला कहा था, किसने कहा था झोली में भर कर लेके जाते हैं। ये बहुत बारीक सी बारीक चीज़ें हैं जो आपको इनमें ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था कि पहला चपरासी या दूसरे से क्या बोलता है, तीसरे से क्या बोलता है। ये इसके अलावा कि किस तरीके से माली जो है चपरासी, चपरासी से कलर, कलर से सुप्रीडेंट, फिर सुप्रीडेंट से अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट है, फिर चीफ है, मिनिस्टर है। तो ये आप देखेंगे ना, इस तरीके से जो है आजकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमने कहा था कि इसको आप क्रम से कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है ना, तीसरे पे कौन आ रहा है, या चौथे पे अगर आप देखेंगे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है, छठे पे, फिर आप देखते हैं इसी ऑर्डर में या अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वहां से भी ये डायरेक्शन मूव कर जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीज रिपीट होता है कि मिनिस्टर से चीफ, चीफ से ज्वाइंट, ज्वाइंट से डिप्टी, फिर अंडर सेक्रेटरी। अब हम जो है इस कथानक में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा आपने बताया था। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, इमेजिन आपको करना है कि ये सचिवालय है, ठीक है, और सचिवालय के नीचे ये बेचारा जो है, सबसे बड़ी दुर्दशा तो ये है हमारी हिंदी साहित्य में। आप देखें ये जो महाशय हैं ये कवि हैं, तो आप अभी देखेंगे इनके साथ और कितना अन्याय होता है। सचिवालय महकमा में आप देखेंगे सब चपरासी, तीन तो कलर खड़े थे, चपरासी खड़े थे, सुप्रिटेंडेंट खड़े हैं, माली। इसमें अगर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है जो ज्यादा संवेदनशील है वो माली है। और वैसे भी माली जो है फल फूल इनके बीचों में रहता है, तो वो प्रकृति के ज्यादा करीब है, तो संवेदनशीलता भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे फाइल जो है घूम ही रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग क्या करेंगे, व्यापार विभाग तो हम नहीं हटा सकते, तो हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या है जो कौन देखेगा, कृषि विभाग। तो ये कह रहे हैं इस पेड़ को हम क्यों नहीं हटा सकते। दिक्कत ये है कि कौन से विभाग से संबंधित है, व्यापार विभाग से संबंधित है। और ये क्योंकि पेड़ की समस्या है, तो जो ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है, तो ये पेड़ की समस्या किसके तहत आ रहा है, कृषि विभाग के तहत। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज दे रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब इन्होंने अपनी बात तो कह दी कि व्यापार से हम कौन से डिपार्टमेंट भेजे जा रहे हैं, हम कृषि विभाग भेजे जा रहे हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी तो व्यापार विभाग की है। यानी कृषि विभाग वालों ने अपनी जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने बोला, कृषि विभाग से ये उत्तर आता है कि ये जो पेड़ है ना कौन से लॉन में गिरा है, व्यापार विभाग के, तो ये तो उसके अंडर में आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे क्राइम होता है और क्राइम में यही डिसाइड नहीं हो पाता है कि वो कौन से थाने के अंदर रिपोर्ट एफआईआर लिखा जाएगा, नहीं कितना समय तो ऐसे ही निकल जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज चल रहा है, गेम ब्लेम चल रहा है कि कृषि से विभाग, विभाग व्यापार से कृषि विभाग, अभी तो और विभाग आप देखेंगे। अब ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया कि हमारे लॉन में गिरा है। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को कटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी तो कृषि विभाग पर है और व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम मामले को एक काम करते हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यानी हार्टिकल्चर जो है वो डिपार्टमेंट में, बागवानी विभाग में भेज देते हैं, क्योंकि ये जो है फलदार पेड़ का मामला है। देखिए कितनी बारीकी से अध्ययन हो पा रहा है उस समय कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल क्या देखता है, कृषि विभाग केवल और केवल अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है, इसलिए ये पेड़ जो है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तहत आएगा। रात को अब उतने लोगों में आप देखिए, जब ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सब खेल रहे हैं, तो एक व्यक्ति है जो संवेदनशील व्यक्ति और कह सकते हैं कि उसके अंदर अभी भी मानवता बचा हुआ है, कि वो रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया।
यद्यपि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दी। यदि अगर इसको दया नहीं आती एक पुलिस कांस्टेबल को, तो चारों तरफ पहरा लगा था, तो ये दाल भात जो है रात को माली जो है कभी को खिला नहीं पाता। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है। अब उसको एक आश्वासन दे रहा है, ये ना हो कि मरते को और मरा छोड़ दिया जाए। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, देखो तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि जो तना है ये तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर ये कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो ये माली ने क्या किया था, माली ने जब पेड़ के तने को देखा तो कहा, अच्छा हुआ कि जो तना है ये तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर ये कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी नहीं बचती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। तब जाके कभी जो दबा हुआ था उसने कहा, मैं लावारिश हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद करते हुए वहां से हट गया। तीसरे दिन, अब तीसरा दिन आ चुका है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और बड़ा व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ते थे। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने का सुझाव दे रहे हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। इन वहां से कोई ये नहीं दिख रहा कि एक आदमी दबा हुआ ये अपना ज्ञान दे रहे हैं कि इस समय कौन सा साहित्य प्रेमी है और कौन से साहित्य प्रेमी मानवता को ताक पे रखे। ये कह रहे हैं अभी चल रहा है पेड़ लगाओ स्कीम, और एक फलदार वृक्ष यानी जामुन के पेड़ को हम कैसे काट दें। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, मनचला व्यक्ति है, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो एक काम करो, इस आदमी को काट कर निकाल दिया जाए। ये देखिए उस आदमी ने इशारा से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल अगर देखो बीच में से अर्थात धड़ से काट दें तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा उधर से बाहर आ जाएगा, और पेड़ क्या है वहीं का वहीं रह जाएगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट की। उसको लगा कि सब के सब यहाँ पे वैसे ही खड़े हैं तो मुझे बोल देना चाहिए, नहीं तो पता कुछ भी ये कर सकते हैं। ये भी ठीक कहता है, क्लर्क बोला। क्लर्क ने बोला, उसने जब आपत्ति प्रकट की तो एक क्लर्क ने बोला, ये भी ठीक। एक ने तो ये ज्ञान दे दिया कि बिल्कुल बीच से काट देते हैं, आधा आधा हो जाएगा इधर उधर। और बात ये है कि हार्टिकल्चर वाले वैसे भी कर रहे हैं, फलदार पेड़ तो काटेंगे नहीं तो वो कटेगा नहीं। आदमी को काटने वाले युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, मतलब सारी व्यवस्था कर रहा है। वो देख रहा है, खून का दबाव देख रहा, नाड़ी की गति देख रहा, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेजी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और प्लास्टिक ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी, यानी पहले दिन उसने दाल भात खिलाया, दूसरे दिन खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने फिर क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है,
बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया और तभी दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे का सा वातावरण हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। वो शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गजलों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने क्या फैसला लिया। क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, न हार्टिकल्चर से, न कल बल्कि ये किससे है, न एग्रीकल्चर से, न हार्टिकल्चर से, बल्कि ये सांस्कृतिक यानी कल्चरल डिपार्टमेंट से। और कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे शायर को इस फलदार वृक्ष से या पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी पहुंच गई। मतलब ये फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य का कहाँ पे पहुंच गया, ये साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे आदमी ने जवाब दिया। क्या उपनाम रखते हो? ओश। ओश? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओश हो जिसका कविता संग्रह ओश के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ? दबे हुए शायर ने इकरार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। आश्चर्य! सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, ओश के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है ये। गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा पड़ा हूँ, ये शायर ने कहा। सेक्रेटरी से कहा कि गुमनामी में नहीं, फिलहाल एक दरख्त के नीचे पड़ा हूँ, तुमको ये नहीं दिख रहा है? कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन आप देखिए, स्थिति देखिए, माइक लेके यहाँ पे पहुंचे हैं और वो बेचारा इसमें दबा पड़ा है। ये सचिवालय का खेल है। कितना मतलब एक ये कहते हैं ना, प्रासंगिक कहानियां ये होती हैं। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा शायर के पास। शायर बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। उसे चुनाव पत्र चाहिए था इस समय। उसने कहा, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो पहले निकाल लो। दबे हुए आदमी ने करा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ ना, तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त हो तो हम वो भी कर सकते हैं। उसने कहा, मैं अभी जीवित हूँ। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, या कल्चर से संस्कृति विभाग। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है तुम्हारे लिए। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का आश्वास जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण ये था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काट दिया गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। एक क्लर्क चिल्लाता, मगर ये एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया
और ये भी तो समझो कि पिटूनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान हम नहीं कर सकते? शायर को तो मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गए। सुनते हो? आते ही वो खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाए, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल तो मुकम्मल हो चुकी थी। तो यही हमारे यहाँ की व्यवस्था है और इस तरीके से इस व्यवस्था पे बहुत कहते हैं कि व्यंग्यपूर्ण लहजे में एक पूरा जो सरकारी महकमा है जिनके यहाँ पे कह सकते हैं फाइल फाइल के चक्कर में मनुष्यता को ताक पे रख दिया जाता है। बहुत बारीकी से इन्होंने जो है इस चीज़ को सूक्ष्माति सूक्ष्म कहते हैं ना, जो चीज़ों को सामने रख देना और व्यंग के लहजे में, ताकि काम भी हो जाए और एक तरीके से सामने वाला समझ भी ना पाए। तो वो बिल्कुल इसी लहजे में कृष्णचंद्र जी ने ये लिखा है, हास्य एवं परम कथानक। अब हम इसका नोट्स रिवीजन कर लेते हैं और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। बाकी चैनल पे जितना भी और चीज़ें, लगभग बहुत सारी चीज़ें यूनिट 10 का करा दिया जा रहा है और नोट्स हम इसी में ऐड करके और आपका इसी में जो है जो पढ़ने वाला सेक्शन रहेगा ना, उसी में आपका पीडीएफ डाल देंगे। तो पीडीएफ में नोट्स रिवीजन भी है, परिचय भी रहेगा, आपका पूरा पूरा पीडीएफ भी रहेगा। आप आराम से बढ़िया से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक भी क्वेश्चन ना गलत करिए, ये रहेगा। तो इस बार जो यूनिट 10 है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना खत्म होगा। माटी की मूर्ति लगभग खत्म हो गया, उसमें भी हमने पूरे नोट्स लास्ट में रिवाइज करा ही दिए हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय वो तो धीरे धीरे चलेगा, काफ़ी बड़ा है। इनके अलावा आप देखिए, अरे यायावर रहेगा, याद चल रहा है, मुर्दैया का 3-4 क्लास हो गया है, आवारा मसीहा और वो प्रेमचंद घर में है, इनके कुछ रिकॉर्डेड क्लास डाल दिए गए हैं और बाकी नए जो क्लासेज होंगे वो भी अपडेट किए जाएंगे। तो कुल मिला के आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं यूनिट 10 के लिए। और मुझे खुशी हो रही है कि इस तरीके से पढ़ा के जैसा मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही हो पा रहा है। मतलब हर एक चीज़ को कैसे स्केच के थ्रू बिंब आपके दिमाग में बनते रहना चाहिए, क्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हो पा रही। तो हम लोग चलो नोट्स रिवाइज कर लेते ताकि ये आपको लगे कि अपनी तरफ से आप फ्री हो जाएं। यहाँ पे देखिए कि जो विभाग का क्रम है ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर ही लिया। ये क्रम ये आप देखिएगा कि इसमें सबसे पहले ये हुआ कि व्यापार विभाग जो था, क्योंकि उनके लॉन में गिरा था ये, तो ये हुआ कि व्यापार विभाग की तरफ से जो है पूरा जो भी निवारण होगा इसकी तरफ से होगा। तो व्यापार विभाग वालों ने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं करेंगे, ये कृषि का मैटर होगा, पेड़ का। जब ये कृषि विभाग वालों के पास इन लोगों ने भेजा तो कृषि विभाग वालों ने क्या कह के जवाब दिया, ये केवल अनाज और खेती बाड़ी का मामला है, मामला फलदार वृक्ष, क्योंकि जामुन का पेड़ जो है वो फलदार वृक्ष है और इस वजह से जो है मैं जो है इसको फिर से व्यापार विभाग ही भेजूंगा। तो फिर जो है अब क्योंकि इन दोनों लोगों में बात नहीं बनी तो फिर कृषि विभाग वालों को, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अनाज और खेती बाड़ी का मामला, और क्योंकि ये फलदार वृक्ष है तो फलदार वृक्ष जो है कौन देखेगा, यहाँ से नहीं, ये है फाइल का क्रम अगर आप देखें। हाँ, तो इन्होंने जब इनसे कहा तो ये हुआ कृषि विभाग वाले के फलदार का मामला है तो इसको भेजना चाहिए हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को। अब ये हुआ कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने क्या जवाब दिया था कि भाई इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम चल रहा है तो तुम लोग कह रहे हो कि फलदार वृक्ष काट दें, वो भी जामुन के पेड़ को, जो कि इतना रसदार होता है, कितनी जनता उसको खाती है। ये सारे बहाने बना के हार्टिकल्चर वालों ने कह दिया नहीं कटेगा। तब तक आप देखते हैं कि एक क्लर्क दूसरे से या बीच में कहता है कि एक काम करते इसको बीच से काट देते, आधा आधा हो जाएगा। तो दूसरे क्लर्क ने जब कहा कि भाई ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, तो फिर शायर ने भी कहा, उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो उसने कहा कि बताओ ये इस तरीके से हम प्लास्टिक सर्जरी नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो पेड़ है अगर ये काट दिया जाएगा तो ये 10 साल पहले जो है यहाँ पे
पिटूनिया सरकार ने गवर्नमेंट में लगाया था और इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय इशू बन जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। एक आदमी के लिए हम अपना इंटरनेशनल जो एक अपना बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता उसको थोड़ी तोड़ देंगे। तो ये हुआ कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी चल रहा है, तो एक काम करते प्लास्टिक सर्जरी के लिए पूछ लेते हैं ठीक ठाक है। तब उसने बोला सब कुछ चेकअप करने के बाद भाई प्लास्टिक सर्जरी करवा भी देंगे तो ये नहीं बचेगा, वो तो सफल हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हुआ। फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद जैसे ही एक दिन लगा कि वो लॉन में कि मैंने तगाफुल हो जाएंगे, जब उसके मुंह से, क्योंकि शायर के मुंह से जब दबे हुए स्वर में उसने कहा, कैसे पता चला इन लोगों की कि शायर हो कि नहीं हो, तो उसने कहा ना ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होनी था। तुरंत पता चल गया और पूरी बात फैल गई, अरे ये तो बहुत बड़ा शायर है। फिर वहां से कल्चरल वाले आते हैं और कल्चरल डिपार्टमेंट वाले लॉलीपॉप देते हैं साहित्य अकादमी का कि मेंबर होना चाहिए, तुमको मेंबर दे रहे हैं, केंद्रीय सदस्यता दे रहे हैं, तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, सारी चीजें। वो बोल रहा है भाई मुझे बचा लो। तो उसने जब पता चला कि भाई तुम कौन हो, उपनाम किस उपनाम से कविताएं वगैरह करते हो, तो इसने बोला कि भाई ओस नाम से। तो इनको तुरंत लगा रही ओस के फूल, इतना बड़ा इसका काव्य संग्रह ओस के फूल है, हम लोग ये ऐसे ही बिना हमारे साहित्य अकादमी के मेंबर हुए घूम रहा है। कल्चरल वाले जो करना था किए, वो बोले कि इसके आगे हम काम नहीं कर सकते, बस तुमको मेंबर बना सकते हैं, बाकी हम और चीजें नहीं देख सकते। तो ये हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मतलब वो चीजें बोला कि कल्चरल वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल दिए वो आके देखेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं कुल्हाड़ी वगैरह जो भी चीजें काटने उठने के लिए, तब तक पता चलता है कि भाई काट नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये 10 साल पहले पिटोनिया सरकार ने वृक्ष लगाया था और फिर दिक्कत हो जाएगा। अब क्योंकि प्रधानमंत्री है नहीं, इसलिए ये हुआ कि 4 बजे विदेश विभाग के सामने ये फाइल पहुंचेगा और जब 4 बजे विदेश विभाग के सामने ये फाइल पहुंचता है तो फिर प्रधानमंत्री की तरफ से सहमति मिलती है कि कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय इशू होता है तो वो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो शाम 5 बजे सुप्रीटेंडेंट जब फाइल लेकर आता है कि भाई तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई, अब तुम्हारा जान बख्श दिया जाएगा, लेकिन तब तक उसका जान ये क्या बख्श देते, तब तक तो उसकी जिंदगी ही मुकम्मल हो चुकी थी। और एक शायर चला गया और इस बहस ये कृष्णचंद्र जी ने इस हास्य व्यंग के लहजे में बहुत बड़ी बात समझी कि एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि ये समाज का वो पक्ष है जो चल रहा है हम देख नहीं पाते हैं, और बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने अपने कथानक के माध्यम से दे दिया। बाकी हमने कृष्णचंद्र के संबंध में पूरा जो भी जानकारी था वो ले लिया था। खुशी हो रही है, बहुत अच्छे से आपका क्लास चल रहा है। बाकी यूजीसी नेट पेड बैच में ये है आपका, यहाँ से जो है इसमें जाके आप इनरोल करेंगे। बाकी यूनिट 10 बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। और जो भी क्लास लें वो इन्फॉर्म कर दें, ये जो नंबर है ग्रुप में जोड़ दें, बीच बीच में हम आप लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे इसमें ग्रुप कॉल पे। और बाकी आप अच्छे से क्लास लेते रहें। धन्यवाद।